हेलो एवरीवन, हम आ गए फिर से। आज फिर ऐसे ही एक लेखक को लेकर आए हैं जिनकी लिखी रचनाओं को तो हम पढ़ते हैं मगर उनके जीवन के बारे में नहीं जानते। हमारे लेखक हैं श्रीकांत वर्मा जी। तो इनका जो है हमने बहुत बार इनकी रचनाएं पढ़ी हैं। आप जो है हम लोगों ने, अगर आप कह रहे ज़्यादा पीछे नहीं जाइए, तो जब हम लोग 5th से जब अपनी बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो लेखकों के नाम आने लगते हैं, कवियों के नाम आने लगते हैं। तो उस दौरान आपने इनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में इनकी रचनाएं तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन इनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं। ज़्यादा कुछ पूछा जाए तो भाई हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं, हम कबीरदास के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, इन सब के बारे में तो जान लेंगे। लेकिन जो हमारे आधुनिक काल के लेखक या कवि रहे हैं उनका परिचय हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो आज हम इन्हीं से परिचय कराने के लिए आपको लेकर आए हैं। आज हम देखने वाले हैं श्रीकांत वर्मा जी के जो है उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो श्रीकांत वर्मा जी की पिक्चर यहाँ इसीलिए लगाई गई है ताकि आप इन्हें अच्छे से जान सकें और पहचान सकें। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय इनका देख रहे हैं। इनका जन्म हुआ सन 1931 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1986 में। तो ये इनका जीवन काल रहा है। तो शुरू करते हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म 18 दिसंबर 1931 को बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के बिलासपुर में इनका जन्म हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में हुई। जैसे हम लोग जहाँ होते हैं वहीं आसपास के प्राइमरी स्कूल्स में हम लोग की एजुकेशन होती है, उसी तरीके से इनकी एजुकेशन भी वहीं इन बिलासपुर में ही संपन्न हुई। वर्ष 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। तो अब भाई बिलासपुर में इन्होंने जन्म लिया, वहाँ आरंभिक शिक्षा करी। उसके बाद ये महाराष्ट्र नागपुर में जाकर इन्होंने हिंदी से एमए किया। क्या किया? हिंदी से एमए किया। और हिंदी से एमए करने के बाद में एज अ जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। वे श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबंध रहे। तो ये याद रखिए कि ये पत्र हैं, पत्र मतलब न्यूज़पेपर्स। इन सभी न्यूज़पेपर्स में इन्होंने कार्य किया है, चाहे एज अ जर्नलिस्ट या किसी और पोस्ट के तहत। इन्होंने श्रमिक रही पत्रिका, कृति रही, दिनमान रही और वर्णिका। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, शिखर सम्मान से सम्मानित किया है। तो अब चूंकि इनकी कृतियों के लिए इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो कई सम्मान उन्होंने दिए जिसमें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित। इन्हें केरल के का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, भी प्रदान किया गया। वर्ष 1986 में उनका निधन हो गया। तो ये रहा उनका जीवन काल कि किस तरीके से इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने अपनी शिक्षा करी, इनका प्रोफेशन क्या रहा, किस तरीके से, ये तो हमने जीवन जान लिया। लेकिन इनका साहित्य कैसा रहा, यानी कि किस तरीके से साहित्य की रचना इन्होंने करी और वो साहित्य कैसा है, ये सारी चीजें। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर प्रकट होता है। अब क्या होता है, श्रीकांत वर्मा जी ने अपने आसपास जो है ना बहुत सारे जो है समाज में बुरी चीज़ों को देखा, बहुत सारी बुरी मान्यताएं हैं या लोगों को बहुत सारे कष्ट हैं। इन्हीं कष्टों को इन्होंने अपनी कविताओं में उजागर किया। किसी वर्ग का शोषण हो या किसी वर्ग का अपमान हो, कुछ भी हो, तो इसके ज़रिए क्या हुआ, उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसे महसूस किया और इसे अपनी कविताओं में जगह भी दी। इन कविताओं से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। जब हम ये कविताएं इनकी पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि ये खुद वैसा जीवन जी रहे हैं, कि मतलब ऐसे लोगों के साथ अपना कनेक्शन उन्होंने बखूबी बना कर रखा, उनके दर्द और तकलीफ को उन्होंने खुद सहा और उसे इतनी अपनत्व के साथ कविता में उतारा कि जैसे ये सारी चीज़ें खुद इनके साथ घटित हुई हों। उनके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित रहे। तो जो लोग शोषित रहे, अपमानित रहे, ऐसे वर्ग के लिए वो संघर्षरत रहे।
चिंतित रहे और उन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपने कलम का सहारा भी लिया। उनमें 2 परंपरा स्वीकार है, तो परंपरा के विकास में बाधक बनने पर उसे तोड़ने और बदलने की बेचैनी भी है। तो उनमें जो परंपरा जो स्वीकार करी, तो उस परंपरा को वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर वही परंपराएं हमें बंधन में बांधती हैं तो उनको तोड़ने में भी उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया कि ठीक है, हम परंपराओं को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी प्रगति में, हमारे विकास में अगर ये परंपराएं कहीं बंधन का काम कर रही हैं तो इनको तोड़ने में भी वो किसी भी तरीके का कोई भी हिचक नहीं रखते थे। ये चीज़ उन्होंने कविताओं में उजागर भी करी है। इनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ उनकी कविताओं में उजागर है। प्रारंभ में उनकी कविताएं अपनी ज़मीन और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती थी। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ से हम जुड़े हैं वो सारी चीज़ें भी तो हमारे लेखन में आएंगी, तो वो उनके लेखन में आई। तो वो जहाँ बिलासपुर में उनका जन्म हुआ, वहाँ की महक जो है वो उनकी कविताओं में आरंभिक काल में हमें देखने को मिलती है। तो जलसाघर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रक्षेपण करने लगती हैं, या तो यूं कहें कि शहरीकृत अमानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान में बदल जाती हैं। फिर शुरू की जो उनकी कविताएं रहीं वो तो ग्राम्य जीवन को परिलक्षित करती रहीं, लेकिन उनकी एक कृति रही जलसा घर। जब उस कृति को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शहरी जीवन का जो एक प्रभाव होता है वो उनकी रचनाओं में आने लगा। शहरी जीवन जो एक मशीनीकृत जीवन होता है, जहाँ संवेदनशीलता ना के बराबर होती है, वो सारी चीज़ें उनकी इस कृति में दिखी और उसका असर धीरे धीरे आगे इनकी कृतियों में भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक से जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट आती है। अब देखिए, शहरीकृत जीवन क्या होता है, उसमें हर व्यक्ति मतलबी है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है ये चीजें देखते नहीं। तो यही सारी जो बर्बरता है वो इनकी कविताओं में देखने को मिली। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। उन्होंने वास्तविकता को अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। उनका अंतिम कविता संग्रह मगध तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उनके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। तो जो इन्होंने अपना आखिरी संग्रह लिखा, यानी कि 1986 के आसपास जब इनकी मृत्यु हुई, उससे पहले जब ये अपने आखिरी संग्रह को लिख रहे थे मगध को, तो उस पूरे संग्रह में इन्होंने तत्कालीन शासनकाल की बखियां उधेड़ के रख दी कि किस तरीके से बर्बरतापूर्ण जो शासन किया उस समय की सरकार ने, उसे पूरी तरीके से उन्होंने उजागर किया है। अब आ जाते हैं श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कुछ रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, अब चूंकि वो हमारे आधुनिक काल के कवि रहे हैं, तो जिस पर छाप हमारे आधुनिक जीवन की रही भी है। इनमें है भटकता मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर और मगध, ये सभी इनके काव्य संग्रह रहे हैं। फिर आते हैं झाड़ी, संवाद, घर, दूसरे के पैर, ये इनके कहानी संग्रह हैं। दूसरी बार, ये इनका उपन्यास है। जिरहा, ये इनकी आलोचना है, यानी कि क्रिटिस जो हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ पे हम जो है वो अपना रिएक्शन देते हैं कि ये ठीक है, इनमें जो चीज़ें कमियां हैं वो आलोचना के तहत आती हैं। आलोपों का रथ, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। फैसले का दिन, ये अनुवाद है, अनुवादित पुस्तक है ये। 20वीं सदी के अंधेरे में साक्षात्कार और वार्तालाप है। ये देखिए, ये सिर्फ एक कवि नहीं रहे, ये लेखक भी रहे। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में बखूबी लेखन कार्य किया है। जहाँ कविता लिखी वहीं कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, अनुवाद भी किए, इवन इंटरव्यूज भी इन्होंने लिए। तो इन सारी चीज़ों, सारी विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। तो देखा हमारे श्रीकांत वर्मा जी के बारे में हमने कितना कुछ जाना आज। तो ऐसे ही कोशिश हम कर रहे हैं कुछ कवियों और लेखकों को आपके सामने लाने के लिए, जो कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं को तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उनके जीवन से अनभिज्ञ हैं। तो इसी अनभिज्ञता को हम मिटा रहे हैं उनके बारे में बताकर।
चलिए मिलेंगे अगली बार फिर से कुछ ऐसे ही लेखक और कवियों के साथ। लेकिन ये वीडियो खत्म हो उससे पहले फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जहां आपका ज्ञानवर्धन तो किया जाता है, लेकिन आपकी समस्याओं का भी निवारण होता है। जैसे कि आपके सिलेबस से संबंधित, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, कोई चीज़ आपको डाउटफुल लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ आकर आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए पहले मस्ट है। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स और कजन्स के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।